दोस्तों नमस्कार। कुछ कोर्ट केसेस के अपडेट्स मैं आज आपसे शेयर करूंगा। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे कल मैंने आपसे एक शेयर किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक डिसीजन हुआ है। उसने डिसीजन दिया है कि कम्यूटेशन की रिकवरी भाई 15 साल में ही होगी। ये उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया और सारे आर्गूमेंट जो भी है दोनों तरफ के सुनने के बाद में इस नतीजे पे पहुँचे। ठीक है भाई, मेरी कुछ लोगों से बात हुई क्योंकि इसमें पिटिशनर ढेर सारे थे। तमाम सारे लोग सब जीत के आए थे लोअर कोर्ट से। उनमें से एक ग्रुप ने ये डिसाइड किया, कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया है जो जीते हुए लोग हैं, क्योंकि अक्सर साथ साथ जाते हैं मिलते हैं कोर्ट में। तो उन्होंने ये ग्रुप बनाया और आपस में तय किया है कि हम लोग इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि 8वां सेटलमेंट जो है, यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का जिसको पे कमीशन कहा जाता है, उसमें भी ये डिमांड है कि कम्यूटेशन की रिकवरी की अवधि कम की जाए, 10 वर्ष कुछ महीने की जाए। ये उसमें मांग है, लेकिन अभी कुछ हुआ कुछ नहीं। अभी स्पष्ट कर दूं कि सोशल मीडिया पर कहीं कुछ भी चल रहा हो, अभी तक स्थिति है कि केवल और केवल 15 साल ही है। एक तो ये अपडेट है। दूसरा अपडेट भाई साहब ये कि ये है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ही एक अपडेट है। एक केस था ज्योति श्रीवास्तव, जिसमें पिटिशनर थी, एक विडो थी। उनके केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि आपका पेंशन रेगुलेशन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये अलग का विषय है। लेकिन फैमिली पेंशन के मामले में जहाँ पर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, वहाँ के मामले में एक मामला डिसाइड हुआ। अब आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो आदमी रिटायर हुआ, मान लीजिए कोई पुरुष रिटायर हुआ, उसकी पत्नी पहले से ही नहीं है, भगवान के यहाँ जा चुकी है या जो भी है, या कोई महिला पेंशनर है, उसका पति जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब फैमिली पेंशन की स्थिति आती है, यानी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तो उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि डाइवोर्स जो डॉटर है वो भी पेंशन की पात्र होगी। ऐसा नहीं कि खाली अनमैरिड डॉटर, डाइवोर्स डॉटर भी होगी। ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। हालांकि हमारे कुछ मित्रों का कहना है, कुछ सजेशंस है उनके, कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, होना ही चाहिए, लेकिन इसमें डॉटर इन लॉ को भी रखना चाहिए। ऐसी मांग एसोसिएशंस करें। हालांकि हमारे बैंकों में ये कुछ नहीं है, ये केंद्रीय कर्मचारियों की जहाँ तक बात है वहाँ तक तो है, हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग इसकी मांग तक नहीं रखते, हमारी एसोसिएशन के लोग। दूसरी बात ये है भाई साहब, अच्छा भाई, तीसरी बात ये है भाई साहब कि जो केरला हाई कोर्ट का जो चल रहा था अपना जीएसटी वाला मामला, उसमें डेट तो बढ़ गई, डेट 17 जून हो गई। लेकिन इस मामले में इस बात पर हुई है, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि पार्टी तो वैसे बनाया गया था इंश्योरेंस कंपनी को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अतिरिक्त, लेकिन उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी का बहुत ज़्यादा लेना देना इससे नहीं है, क्योंकि जीएसटी की राशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है। तो वो डिसीजन, जो आर्डर की कापी आई है, मैं शेयर कर सकता हूँ उसको, तो उन्होंने कहा कि आर्डर की कापी सबमिट करिए। तो आर्डर की कापी जो उन्होंने कहा कि जो इनका जो काउंसिल थी जीएसटी की, उन्होंने अपना जो है जो रिकमेंडेशन दी, वो क्या, तो उन्होंने कहा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील साहब थे कि साहब हमारे पास इस समय तो नहीं है। तो उन्होंने कहा अब इसको नेक्स्ट डेट से पहले सबमिट करिए और अपोजिट पार्टी को भी दीजिए, उसको उसमें देखते हैं क्या है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख को कोई न कोई डिसीजन आ सकता है। अब स्थिति देखिए, विडम्बना देखिए भाई साहब, जून का महीना चल रहा है, यानी लगभग 6 महीने पार हो गए हैं, इंश्योरेंस होते होते हो चुका है। हो सकता है कि इस महीने में डिसीजन भी आ जाए। हम क्या जीतेंगे, जीत भी जाएं तो क्या जीतेंगे? एक तो ये बात हुई। और एक चलते चलते एक और डिसीजन बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी 1 तारीख को आया है। ये डिसीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन कहाँ पर कितना लागू हो पाएगा ये तो मैं नहीं जानता। स्थिति ये है कि देश में सब जगह पेंशन तो गायब हो गई, पेंशन ही ओपीएस ख़त्म कर दी गई। लेकिन पेंशन के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण केस के बारे में मैं जिक्र करूं, वो केस है एक भिखाना देवी का, एंड अदर्स, मतलब और भी साथी लोग थे इनके,
ऐसा नहीं, जब मुकदमा दायर किया जाता है 10-20 लोग होते हैं तो एक का नाम होता है एंड अदर्स लिख दिया जाता है। तो एक भिखाना देवी का केस है, और ये भिखाना देवी समझ लीजिए कि 1972 की एम्प्लाई हैं ये। 1972 में इन्होंने डेली गार्ड के रूप में, नाइट गार्ड जो रात में जो सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक वीडियो थी सूरज शाह जी की, इसलिए उनको नौकरी मिली थी वहाँ पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ऑफिस में इनको नौकरी मिली थी, केंद्रीय गवर्नमेंट की नौकरी होती है, लेकिन ये कैजुअल थी। तो इनको अब समझ लीजिए कितना उम्र इनकी इस समय हो गई होगी, जो उस समय का नौकरी वाला आदमी है, कितनी उम्र इनकी हो गई होगी। इनके साथ और लोग हैं जो सन 71 की अपॉइंटमेंट वाले भी हैं। खैर, तो उसमें ये मामला था कि साहब हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा, इन लोगों की नौकरी इस हिसाब से होती है, इनकी क्या, आप बैंकों में देख लीजिए, जो डेली वेजर हैं या कैजुअल वर्कर है, उनको इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है, निर्देशित किया जाता है शाखा प्रबंधकों को कि साहब इनकी छुट्टी संडे काट दीजिए, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ काट दीजिए, डेली वेजेस के हिसाब से कैलकुलेट कर चले आ रहे हैं वो भी 20 साल से, ये सब काट दीजिए ताकि ये रेगुलर होने की बात न कह पाएँ और न क्लेम कर पाएँ। अगर उनका पूरा रिकॉर्ड उठा करके कोई बड़ी एजेंसी जांच कर ले तो दिखेगा नहीं कि यही आदमी काम कर रहा है, इसी आदमी की छुट्टी गायब की जा रही है, तब बीच में छुट्टी के दिन इसको नौकरी से बाहर किया जा रहा है। आज तो कल तो स्थिति भाई साहब आजकल ये हो गई है कि उन्होंने इसका और शॉर्टकट एक ढूंढ लिया है, बैंकों ने भी ढूंढ लिया है भाई साहब। वो एक दूसरी कंपनी को आउटसोर्सिंग के जरिए इनको रखते हैं, जो मिनिमम वेजेस हैं वो तो इनको देने पड़ते हैं और बाकी वो ज़्यादा पैसा लेते हैं क्योंकि वो सप्लायर है। और बैंक इस झंझट से मुक्त रहती है कि नहीं साहब इनको कुछ क्लेम नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके का। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख को एक डिसीजन दिया है भिखाना देवी के ही केस में। 54 पन्ने का केस है, मतलब बाकरी का डिसीजन है। ये हम अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल देंगे क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा भाई साहब। उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कम से कम 3 वर्ष की आपने नौकरी करी है, 3 वर्ष की अगर नौकरी इनकी है कैजुअल में किसी तरीके से, तो भाई साहब ये पेंशन की हकदार होंगी। उधर से क्या किया कि साहब ये उसमें रेगुलेशंस में नहीं है, ये कहने रेगुलेशंस में है नहीं है, ये आपकी अपनी बात है, आपकी त्रुटि समझाएं या जो समझाए लेफ्ट समझाएं कि नियम आपको बनाने चाहिए। तो कैजुअल वर्कर्स के लिए ये एक रिलीफ की बात कही जा सकती है, टेम्परेरी और कैजुअल वर्कर्स के लिए, और ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट धरती पर है, इसलिए इस तरीके के डिसीजन भी आ जाते हैं। अन्यथा तो देख लीजिए 1972 और 1971 के कर्मचारी हैं, कितनी उम्र के होंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि वही सुप्रीम कोर्ट शायद 22 जुलाई को हम लोगों की भी बात, यानी बैंक पेंशनर्स की भी बात ठीक से सुन ले और उस पर हम लोगों के पक्ष में निर्णय दे। इसलिए क्योंकि सारे दस्तावेज हम लोगों के पक्ष में हैं, अगर सुनवाई का मौका हम लोग पा गए तो हम लोग अपनी बात पूरी तरीके से कहेंगे। और मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल न्याय ही मिलता है। कभी कभी गलतियां वैसा हो जाती हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे MC सिंगला साहब का केस हम लोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हार के आए थे, यानी कि लोअर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से माफ़ कीजिएगा, हार के आए थे थोड़े से लैप्सेस की वजह से। अभी एक और अपने वीडियो में मैंने एक बात आपको बताई थी, कि स्पेशल अलाउंस के केस में आप सोच रहे होंगे कौन सा केस बताते कहाँ ये ले जा रहे हैं। मैं आपको लैप्सेस की बात इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी लैप्सेस नहीं रहना चाहिए। हमारे आदरणीय वकील साहब लोग, हमारे जो लोग MC सिंगला साहब की पैरवी कर रहे हैं या जो लोग स्पेशल अलाउंस वाले केस की पैरवी कर रहे हैं, इसको ठीक से समझ लें। हालांकि वो हमसे बढ़िया जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आपके माध्यम से मैं उनको बता दूँ कि वो इसको ठीक से समझने की गलतियां कहाँ पर होती हैं। MC सिंगला साहब के केस में गलती हुई थी, जिसका नतीजा हम लोगों ने भोगा। 10 साल से अधिक तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, अभी चल ही रहा है, जबकि सिंगला साहब भगवान के यहाँ जा चुके हैं, के कालिया साहब भगवान के यहाँ जा चुके हैं स्पेशल अलाउंस का जिनका केस है। अब स्पेशल अलाउंस का अभी उस केस की जिक्र कर रहा हूँ जिसका मैंने अभी एक दिन पहले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पुराना केस राकेश खरे साहब का था, UP से था, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन उनका केस जो 191 केसेस हैं उनमें नहीं क्लब किया गया। उसकी वजह बता देता हूँ, अध्ययन के बाद मैं ये समझ में आया है मेरे।
हुआ ये था कि ये पूर्ववर्ती न्यू बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ थे। इन्होंने मुकदमा दायर किया। ये बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में हो गई थी, मर्ज हो गई थी। इन्होंने पीएनबी को तो पार्टी बनाया, बाकी लोगों को बनाया, लेकिन भाई साहब आईबीए की उन्होंने कतई पार्टी नहीं बनाया था। आईबीए को, इनकी रिट देख लीजिए, रिट में इन्होंने आईबीए को पार्टी नहीं बनाया था, अपनी बैंक को पार्टी बनाया था भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाया था। और जब 2023 में तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आईपीआर हुए आईबीए की ओर से जब कोर्ट में, तब उन्होंने कहा था जो अगेंस्ट में जितने भी केसेस हैं सारे इकट्ठे कर दिया जाए, क्लब कर दिया जाए, तो क्लब कर दिया गया। तो जिन केसेस में आईबीए पार्टी था वो क्लब किए गए, इनका केस छूट गया। उसके बाद इन्होंने कई बार लगातार बार डीएफएस को भी कहा, आईबीए को भी कहा, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को भी पत्र लिखा, और इनका केस अभी तक क्लब नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने कहा कि मैं अपना केस अलग से लड़ूंगा। ये केस इन्होंने कहा कि मैं अपना केस अलग से लड़ूंगा, और न तो मैं ये जो 12 लोग अलग से अपना फाइल करेंगे अर्ली हियरिंग के लिए आरती प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में कि बाबूराम कश्यप के केस में जोड़ दिया जाए, टैग कर दिया जाए, न तो उसमें शामिल होंगे, और उसमें तो है ही नहीं, तो ये अलग से केस लड़ेंगे, ये अलग की बात है। लेकिन कुछ लैप्सेस होते हैं जो नहीं होना चाहिए। लैप्सेस की वजह से केस हारता भी है और लिंगरान भी होता है। तो केवल यही बताना चाहता हूँ कि हमारा सिंगला साहब के केस में जो सुनवाई 22 जुलाई को होनी है, हमारे आदरणीय वकील साहिबगण और अन्य सभी पैरोकार भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे। इस बार कोई लैप्सेस नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हम सभी सीनियर सिटीजन्स के मामले में, बल्कि सुपर सीनियर सिटीजन्स का मामला है, प्लीज़ उसको देख लीजिए, और हमको सबको आपके माध्यम से निर्णय मिल जाए कि जीवन के अवशेष जो भी हमारा जीवन बचा है उसमें हम आपके निर्णय की वजह से कुछ थोड़ा बेहतर ज़िंदगी जी सकें। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ भाई साहब, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।